नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं हूं विवेक औदिच्य। स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल औदिच्य एग्जाम प्रिपरेशन पर। फ्रेंड, यदि आप यूपी ट्रिपल एस सी पेट, यूपी टेट, यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों ये चैनल खास आपके लिए है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसको प्रेस करिए ताकि हमारी आने वाली लेटेस्ट और अपडेटेड वीडियोस लाइव सेशन सबसे पहले आपको मिल सके। फ्रेंड्स, जैसा कि आप हमारी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, टॉप 50 एमसीक्यू प्रत्येक दिन कराए जा रहे हैं। बस आप ये सीरीज पढ़ लीजिए, आपकी हिंदी बहुत आसान हो जाएगी। हिंदी से डर भाग जाएगा दोस्तों। मैं वादा करता हूँ धांसू ट्रिक ट्रिक के साथ माध्यम से पढ़ाऊंगा, कॉन्सेप्ट भी क्लियर करूंगा, साथ ही साथ आपको ट्रिक के माध्यम से पढ़ाने का प्रयास करूंगा। उससे पहले दोस्तों अनअकैडमी प्लेटफॉर्म की तरफ से आप सभी लोगों के लिए एक न्यूज है। अनअकैडमी प्लेटफॉर्म आप सभी लोगों के लिए लेके आया है क्रैक सीटेट 2021 अ कंप्लीट बैच कोर्स। एक कंप्लीट बैच कोर्स आप सभी लोगों के लिए लेके आया है, जिसमें इंडिया के टॉप टू टॉप एजुकेटर्स आपको पठन पाठन कराएंगे। पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों की तैयारी कराएंगे। चाहे आपका सीडीपी हो, हिंदी हो, मैथ हो, संस्कृत हो, इंग्लिश हो, पेपर फर्स्ट को लेकर के, पेपर सेकंड को लेकर के सोशल साइंस हो या आपका साइंस हो, इन सभी सब्जेक्ट की तैयारी टॉपिक बाय टॉपिक तरीके से कंटेंट बाय क्वालिटी कंटेंट के साथ इंडिया के टॉप टू टॉप एजुकेटर्स आपको पढ़ाएंगे, पठन पाठन कराएंगे। आज से बैच स्टार्ट है दोस्तों। अनअकैडमी का एक प्लस फीचर्स ये है कि यदि आप एक बार अनअकैडमी का प्लस फीचर्स ज्वाइन कर लेते हैं तो दोस्तों, चाहे सीटेट का बैच लॉन्च हो, चाहे यूपी टेट का बैच लॉन्च हो, चाहे रीट का बैच लॉन्च हो, चाहे एमपी टेट का, यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है, यदि आप सीटेट का बैच पढ़े या आप किसी भी स्टेट का बैच करें, वन टाइम आपसे प्लस सब्सक्रिप्शन लिया जाएगा। जो ऑन गोइंग कोर्सेज होंगे, अपकमिंग होंगे और कंप्लीटेड बैच होंगे, सारे के लिए आपका एक्सेस खुल जाएगा। आपको अनलिमिटेड प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, अनलिमिटेड पीडीएफ्स मिलेंगी, क्वालिटी कंटेंट के साथ पढ़ाया जाएगा। सो दोस्तों, अनअकैडमी ने 80% प्राइस ड्रॉप की है प्रेजेंट टाइम में। जो कोर्स आपका 4500 का 1 ईयर की वैलिडिटी थी, वह आपकी प्रेजेंट टाइम में मेरा रेफरल कोड यूज करने पर, ऑडिट एंड रेफरल कोड यूज करने पर आपको मिलेगा 10%। 80% अनअकैडमी डिस्काउंट दे रही है, 10% मेरा मिलाकर के आपको 90% डिस्काउंट मिलकर के 729 में आपको प्लस सब्सक्रिप्शन पड़ जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहां पर आप क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। एक बार मेरा रेफरल कोड नोट कर लीजिए सभी लोग, ऑडी 10 रेफरल कोड है, ऑडी 10, AUDI 10 ऑडिट एंड रेफरल कोड है, तभी भैया डिस्काउंट मिलेगा। संकर शब्द किसे कहते हैं बताइए भाई, संकर शब्द किसे कहते हैं? ग्रामीण भाषा का शब्द है, संस्कृत भाषा का शब्द है, ग्रामीण व संस्कृत भाषा का शब्द है, या दो भाषाओं से मिलकर बना शब्द है? तो संकर शब्द दोस्तों दो भाषाओं से मिलकर बना शब्द है। जैसे कि आपका बिस्तर बंद हो गया, जैसे कि आपका पानदान हो गया, रेलगाड़ी हो गया आपका, ये सब आपके टिकट घर हो गया, ये सब आपके संकर शब्द कहलाते हैं। चलिए भाई चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ कि निम्न में से किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है? राम जाता है, सीता फल खाती है, मेरी गाय काली है, या जल्दी उठना स्वास्थ्य वर्धक होता है? निम्न में से किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है? दोस्तों, गाय की विशेषता क्या है कि गाय काली है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि काव्य शिक्षण का उद्देश्य है भाषा में प्रयुक्त नियमों एवं विराम चिन्हों से परिचित कराना। नहीं भाई, काव्य शिक्षण का जो उद्देश्य होता है वह रसानुभूति कराना, रस की अनुभूति कराना और आनंदानुभूति कराना काव्य शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य होता है। यदि मैं बात करूं हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, कई बार मैंने अपनी श्रृंखला में पूछा है, भैया इस प्रश्न का जवाब सही देना आपको। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर 1949 को हमारे देश में राजभाषा, हिंदी को राजभाषा संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। उस दिन से लेके आज तक हम लोग हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। और आज दोस्तों है 14 अगस्त। अभी अभी एक अनाउंसमेंट हुआ है 14 अगस्त को किसके रूप में मनाया जाएगा? कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट करके बताओ कि अभी अभी हमारे प्रधानमंत्री ने एक बताया है कि 14 अगस्त को किस रूप में मनाएंगे हम लोग। देश का विभाजन इस दिन हुआ था, धर्म के आधार पर देश का विभाजन हुआ था, इसी से रिलेटेड आज का दिन मनाया जाएगा। प्रमुख भाषाई कौशल के अंतर्गत इनमें से कौन एक नहीं होता? बताओ भाई, प्रमुख भाषाई कौशल के अंतर्गत इनमें से कौन एक नहीं होता? सुनना, बोलना, हंसना या लिखना? तो सुबोपली, क्या? सुबोपली, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना।
सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। जिसमें हंसना आपका क्या, हंसना आपका भाषाई कौशल नहीं होता। सी आंसर आपका सही हो जाएगा। चलिए भाई चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। और नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रहा ये कि भाषा के संबंध में उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य क्या है। भाषा के संबंध में उपचारात्मक शिक्षण क्या है। भाषा का निदानात्मक शिक्षण होगी या उपचारात्मक होता है। तो देखो जब भाई किसी भाषा संबंधित आपकी परेशानियां आए, दिक्कतें आए बालक को, तो पहले बालक की समस्याओं की पहचान करना, उसके बाद निदान करना, यही उद्देश्य होता है उपचारात्मक शिक्षण का। ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए भाई चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ कि अश्व का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। अश्व का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। घोड़ा, घोटक, कटक या है। दोस्तों कटक जो है ये आपका सेना का पर्यायवाची होता है। वहीं दोस्तों घोड़ा के पर्यायवाची की मैं बात करूं तो घोड़ा के पर्यायवाची होते हैं अश्व, घोड़ा, घोटक, हय, तुरंग, बाजी, सैंधव। ये सब घोड़ा के पर्यायवाची होते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ क्या है। नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ क्या है। अधिक समीप होना, अधिक प्रिय होना, कष्ट देना या पालतू होना। तो नाक का बाल होना दोस्तों मुहावरे का अर्थ है अधिक प्रिय होना। सी आंसर सही हो जाएगा कि नाक का बाल होना अधिक प्रिय होना। नेक्स्ट प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर कि शुद्ध शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग होगा। ई, इक या आ का। दोस्तों शुद्ध में आप आ प्रत्यय लगाओगे तो सुता बन जाएगा। सुता पर्यायवाची होता है दोस्तों बेटी, नंदिनी, कन्या, पुत्री का। वही दोस्तों सुत होता है बेटा, पुत्र, तनय, तनय, इन सबके पर्यायवाची होते हैं। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। जो एक स्थान पर टिककर नहीं रहता, वाक्य के लिए एक शब्द बताओ क्या होगा। जो एक स्थान पर टिककर नहीं रहता उसके लिए एक शब्द बताना है। अस्थिर होगा, अडिग होगा, यायावर होगा या गतिशील होगा। जो एक स्थान पर टिककर नहीं रहता वह यायावर कहलाता है। सी आंसर सही हो जाएगा। बीजक किसकी रचना है बताओ भाई। बीजक किसकी रचना है। सूर की, कबीर की, तुलसी की या जायसी की। दोस्तों बीजक आपकी है कबीर की साखी शब्द रमैनी संग्रह है बीजक में। वहीं दोस्तों सूर्य की बात करें तो सूरदास की सूरशावली, साहित्य लहरी और सूरसागर। वहीं मलिक मोहम्मद जायसी की बात करें तो पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलम, चित्रलेखा, कानावत, मलिक मोहम्मद जायसी की रचनाएं। वहीं दोस्तों तुलसीदास की बात करें तो जानकी मंगल, पार्वती मंगल, दोहावली, कवितावली, विनय पत्रिका, वर्वे रामायण, रामाज्ञा पृष्ठ, रामचरितमानस, हनुमान चालीसा, गीतावली, कृष्ण गीतावली, ये सब तुलसीदास की हैं। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए भाई चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ कि शोक किस रस का स्थायी भाव है। बताओ भाई शोक जो है वह किस रस का स्थायी भाव है। देखते हैं कौन कौन इस प्रश्न का राइट आंसर देता है। शांत रस का है, करुण रस का है, हास्य रस का है या वीर रस का है। दोस्तों शोक जो है वह आपका करुण रस का स्थायी भाव है। शांत आपका सम या निर्वेद होता है। हास्य का हास होता है। वीर का उत्साह होता है। मैं सत्य कहता हूं सके सुकुमार मत जानो मुझे, ऐसी पंक्तियां यदि लगे तो उत्साह वर्धक पंक्तियां होती है। ये आपका वीरता, वीर बताता है, वीरता का प्रतीक होता है। आपका हो जाएगा उत्साह स्थायी भाव। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ कि सूरदास ने किस भाषा में सूर सागर की रचना की। सूरदास ने किस भाषा में सूर सागर की रचना की। तो आप कहोगे ब्रज भाषा में रचना की। सूरदास ने किसके ऊपर काव्य लिखा। तो सूरदास ने काव्य लिखा है आपका भगवान कृष्ण के ऊपर। और भगवान कृष्ण ये जो थे सूरदास, प्रश्न आपसे पूछा जाएगा युवा विकास कल्याण दल अधिकारी में पूछा गया था कि सूरदास किस कवि, किस शाखा के कवि हैं। तो सूरदास जी सखा काव्य धारा के कवि हैं, सखा भाव के कवि हैं। वहीं तुलसीदास और कबीर दास दास्य भाव के हैं और मीराबाई माधुर्य भाव की हैं। अवधि की बात करूं तो रामचरितमानस आपकी अवधि भाषा में लिखी गई। खड़ी बोली के जनक अमीर खुसरो और राजस्थानी ब्रज भाषा में मीराबाई ने लिखा है। दोहा में कितनी मात्राएं होती, 24, 26, 28 या 30। दोस्तों यदि मैं दोहा की बात करूं तो दोहा में पहले और तीसरे चरण में
13 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं। तो पहले और तीसरे को मिलाकर के 24, दूसरे और चौथे को मिलाकर के 24, तो कितनी हो गई 24। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कि जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ, जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो, इस शब्द के समूह के लिए एक शब्द बताओ क्या होगा। कुलीन, धनी, समृद्ध या कृपण। दोस्तों जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ उसके लिए एक शब्द होगा कुलीन। राइट आंसर हो जाएगा कुलीन। समृद्ध जो बहुत ज्यादा जिसका आधार मजबूत उसे समृद्ध कहेंगे। कंजूस जो कृपण हो, धनी जिसके पास धन वैभव संपत्ति हो वह धनी कहलाएगा। दाता शब्द का स्त्रीलिंग बताओ क्या होगा। दाता शब्द का स्त्रीलिंग दाती होगा, दात्री होगा, धात्र होगा या धात्री होगा। तो दाता शब्द का स्त्रीलिंग दोस्तों दात्री हो जाएगा। सी आंसर सही हो जाएगा। चलिए भाई चलते नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। पापी में कौन सा विशेषण है। संख्यावाचक, सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण या परिमाणवाचक विशेषण। दोस्तों जहां पर किसी भी संज्ञा और सर्वनाम की गुण दशा दोष का बोध कराया जाए वहां पर गुणवाचक विशेषण होता है। जब संज्ञा और सर्वनाम की संख्या के बारे में बात किया जाए तो संख्यावाचक। जब किसी संज्ञा और सर्वनाम की मात्रा माप तोल की बात की जाए तो परिमाणवाचक विशेषण। जब किसी सर्वनाम की विशेषता की बात की जाए वहां सार्वनामिक विशेषण होगा। सी आंसर सही होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ कि लड़का पेड़ से गिरा में कौन सा कारक है। अपादान कारक होगा, संप्रदान होगा, अधिकरण होगा या कर्म कारक होगा। यूपी टेट का फेवरेट क्वेश्चन है, 2011 से लेकर के अब तक कंटिन्यू पूछा गया है। लड़का पेड़ से गिरा यानी कि पेड़ से लड़का का पेड़ से क्या हुआ, अलगाव हुआ। जहां पे अलगाव हो वहां पे कौन सा होता है, अपादान कारक होता है। नाट्य शिक्षण में कक्षा कक्षा अभिनय प्रणाली के प्रयोग से क्या होता है। शिक्षक एवं बच्चों का समय व्यर्थ होता है। पत्रानुसार बच्चों द्वारा अभिनव से सीखने की प्रक्रिया में तेजी आती है। बच्चों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पत्रानुसार बच्चों द्वारा अभिनव करने से सीखने की प्रक्रिया में तेजी आती है। बी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न शब्द में अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है। अधिकरण कारक का प्रयोग किसमें हुआ है, वाहनारूढ़ में, गंगा जल में, सत्ताधीश में या रेखा चित्र में। तो अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है। जहां पर में पर का प्रयोग हो वहां पर अधिकरण कारक होता है वाहनारूढ़, वाहन पर आरूढ़ वाहनारूढ़। घुड़सवार घोड़े पर सवार घुड़सवार। ए आंसर गंगा आपका हो जाएगा। शिलालेख, शिला पर लेख शिलालेख। आप बीती, आप पर बीती, आप बीती। किस रस को रसराज कहते हैं भैया, श्रृंगार रस को रसराज कहते हैं। घनानंद को किस युग का कवि माना जाता है। घनानंद को रीतिकाल का, आदिकाल का, भक्तिकाल का, भारतेंदु काल का। तो घनानंद को रीतिकालीन कवि माना जाता है। और रीतिकाल आपका चला है कब से कब तक चला है बताओ भैया। 993 से 1318 तक आदिकाल, 1318 से आपका कब तक 1643 तक भक्तिकाल, 1643 से 1843 तक आपका क्या चला है, रीतिकाल चला है। ये सन है। और वहीं विक्रम संवत में पूछा जाता है तो विक्रम संवत में आप कहते हैं 1050 से 1375 तक आदिकाल, 1375 से आपका कब तक बताओ भाई, 1050 से 1375 तक आपका आदिकाल हो गया। इस तरीके से आपको याद रखना। 1700 से 19 तक आपका, 1900 तक रीतिकाल, 1900 से अब तक आपका आधुनिक काल। ये विक्रम संवत में पूछा जाएगा। और यदि आपका सन में पूछा जाए तो आप इस तरीके से बताओगे। अंतर इतना है कि आप बस 57 माइनस कर देना, किसमें से, विक्रम संवत में से 57 माइनस कर देना, सन निकल आएगा। चलिए भाई चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रहा ये कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। आशीर्वाद, आशीर्वाद क्या होगा भैया। देखो दोस्तों आशीर्वाद आपका बना है विसर्ग संधि से मिलकर के आशी और वाद, आशी और वाद मिलकर के आशीर्वाद बना है। जहां पर विसर्ग से पहले आपका क्या है, ई है। यानी कि विसर्ग से पहले स्वर हो और विसर्ग के बाद यदि आपका कोई स्वर हो या किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो या आपका अंतःस्थ व्यंजन हो तो वह आपका क्या किसमें परिवर्तित हो जाता है, वह आपका शिरोरेखा रा में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार आपका आशीर्वाद हो जाएगा। तो दोस्तों कैसी लगी आज की श्रृंखला, आज की श्रृंखला यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि आपने अभी तक लाइक वाला बटन नहीं दबाया तो लाइक वाला बटन दबा लीजिए
यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ जो बेल आइकन उसको प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली लेटेस्ट और अपडेटेड वीडियोस, लाइव सेशन सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद। जय हिंद साथियों, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ।